लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। 8वीं बार आप सबको आदाब। लखनऊ की हसीन इमारतें, शहर की गुजरी हुई शान और शौकत, यहाँ के शायर, उनकी लाजवाब शायरी, लखनऊ व ज़बान, दस्तरखान, पहनावा और अपना आला इतिहास, इन सब की तारीफ़ हम सुनते रहते हैं। यानी शहर के हुस्न की ज़ाहरी पहलू को हम खूब पहचानते हैं, लेकिन यहाँ के रहन सहन का एक बातीनी पहलू भी है। शहर की रूह है जो लखनऊ को लखनऊ बनाती है, लखनवियत है जो यहाँ के रहने वालों की अदा को नायाब बनाती है। सूफ़ी और संत का कहना है कि ज़ाहिर और बातीन ज़िंदगी के दो पहलू, एक खुला पहलू जो नज़र आता है और दूसरा अंदरूनी छिपा हुआ। सूरज का जैसे उदय होना सब देखते हैं, लेकिन खिलता हुआ सूरज हर देखने वाले के भीतर एक अलग अलग कैफियत जगाता है जो ज़ाहिर नहीं होती, सिर्फ महसूस की जाती है। मसलन एक हुआ करना जो ज़ाहिर है, दूसरा होता है उस करने के पीछे की नीयत। जब दुनियादारी के पीछे छिपी नीयत पकड़ में आने लगती है, तब समझिए ज़िंदगी के रहस्य कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। हर दौर में शासक, बुज़ुर्ग और विद्वान गुजरे हैं जिन्होंने जनता को राह दिखलाई, इशारा किया कि ज़ाहिरी ज़िंदगी से परे जिए, एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। सुन के आप बताइए, इस किस्से में सूफियाना दम है कि नहीं, ख़ास लखनऊआ झलक है कि नहीं। किस्सा है कोई सन 1782 का। नवाब आसिफउद्दौला इस वक्त लखनऊ में घर कर चुके थे। शहर की आर्थिक चहल पहल के साथ आसिफउद्दौला लखनऊ को एक जगमगाती सियासी और सांस्कृतिक राजधानी में तब्दील कर रहे थे। अब दिल्ली के कूचे ना ही दिल्ली वाले कैनवस पे खूबसूरत पेंटिंग की तरह नज़र आते। लड़ाई झगड़े और नफ़रत के नारों से गूंज रही थी दिल्ली की गलियां। शहर छोड़ छोड़ भाग रहे थे जो भाग सकते थे। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने बहुत कोशिश की कि उनको अपनी जान से प्यारी दिल्ली न छोड़नी पड़े, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने भी नवाब आसिफउद्दौला का न्योता आखिर कबूल किया और दिल्ली से वो लखनऊ में उन्होंने पनाह ले ली। नवाब ने शायर की देखभाल में कोई कमी न छोड़ी, बहुत इज्जत करते थे आसिफउद्दौला मीर तकी मीर की। जब चाहते उनको बुला लेते, उनकी शायरी सुनते और ख़ुद के लिखे मिसरे उनको सुनाते। एक रोज़ दोनों तालाब के किनारे मस्त होके ठंडी हवा का लुत्फ़ ले रहे थे। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ देख आसिफउद्दौला एक मासूम की तरह उत्तेजित हो गए। आसिफउद्दौला ने मीर तकी मीर से फरमाइश की कि वो कुछ सुनाएं। मीर तकी मीर ने अर्ज़ किया, फिर उसी मिसरे को दोहराया। जब उनको शक हुआ कि नवाब की तवज्जो शायरी पे नहीं, तब उन्होंने कदम पलटा और धीरे से वो अपने घर वापस आ गए। आसिफउद्दौला शर्मिंदा ज़रूर हुए होंगे। उनके लाख माफ़ी मांगने के बावजूद, लाख बुलव्वे के बावजूद वो शायर नवाब की खिदमत में फिर कभी हाजिर ना हुआ। आसिफउद्दौला तो सरकार थे, अपनी अना के आदेश पे वो शायर की इस गुस्ताखी के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने कोई शैतानी फतवा ना ऐलान किया जिससे शायर को उनकी तरफ से तकलीफ हो। ना तो शायर की लिंचिंग हुई और शुक्र है ना ही जेल। इतना यकीन था शासक को अपने बड़कपन पे और अपने शायर के हुनर पे। एक शासक की नीयत की ये छोटी सी मिसाल है। इंसानियत और दरिया दिली की मिसालें इसी तरह जब शासक छिड़कता रहता है तब प्रेरित होकर जनता भी उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है ना।